मैंने जब कोई गलती की ही नहीं तो मैं क्यों माफ़ी मांगूं प्रवीण। तुम्हारे माता पिता के ईगो को संतुष्ट करने का सारा ठेका मैंने नहीं ले रखा। वर्षा गुस्से में बोली। थोड़ा झुक जाओगी तो कमर में मोच नहीं आ जाएगी। तुम भी बस अपनी नाक ऊंची रखना चाहती हो। बड़े बुजुर्ग है, अगर तुम्हारे माफ़ी मांगने से संतुष्ट हो जाते हैं तो हर्ज क्या है, प्रवीण ने कहा। ऐसी कैसी संतुष्टि जो अपने ही घर की बहू को सबके सामने जलील करके मिलती है। पहले तो सिर्फ गलती करते थे और मुझे कसूरवार ठहराते थे, पर तब मैं उनके ताने चुपचाप सुन लेती थी। लेकिन अब तो चोरी का इल्जाम भी। और तुम कह रहे हो कि मैं जो कसूर मैंने किया ही नहीं उसके लिए माफी मांगू। जब मैंने चोरी की ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू। जब मैंने गलती की ही नहीं तो माफी मांगने पर तो मैं ही गलत साबित हो जाऊंगी। नहीं, मैं माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगी। वर्षा उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोली। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, प्रवीण ने उसे सवाल किया। हाँ, यही मेरा आखिरी फैसला है, वर्षा ने दृढ़ होते हुए कहा। तो ठीक है, अब जो होगा तुम अकेले ही भुगतो उसे। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूँ, कहकर प्रवीण गुस्से में जोर से दरवाजा पटकता हुआ कमरे के बाहर निकल गया। वर्षा ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। पता था कि बाहर जाकर उसके माता पिता को फोन लगाया जाएगा, पर अब वो भी तैयार थी। वर्षा की शादी प्रवीण के साथ 3 महीने पहले ही हुई थी। ससुराल में प्रवीण और वर्षा के अलावा सास ससुर देवर रमेश और ननद रितु थी। लेकिन इन 3 महीनों में सासू माँ ने वर्षा की नाक में दम करके रख दिया। बात कुछ भी नहीं थी, वही छोटे मोटे किस्से थे। जहाँ ससुराल शास्त्र के अनुसार गलती हमेशा बहू नामक प्राणी की ही होती है। अब सासू माँ गैस पर खुद ही दूध रखकर भूल जाती है, लेकिन जब दूध उफन जाता है तो उसके लिए भी बहू को गलत ठहराया जाता है। अब भला बहू को कमरे में कैसे पता चले कि सासू माँ रसोई में दूध रखकर छोड़ चुकी है। पूरे परिवार को सारे काम हॉल में ही करने हैं। अब हॉल बिखरेगा नहीं तो क्या होगा। फिर जब कोई मेहमान अचानक से आ जाए तो बहू को ही 10 ताने सुनाए जाते हैं कि इसे साफ सफाई का बिल्कुल भी चाव नहीं है, पूरा घर बिखरा रहता है। 2-3 बार वर्षा ने प्रवीण से कहा भी, लेकिन प्रवीण यही समझाता कि माँ को भूलने की आदत है, ध्यान मत दिया करो। लेकिन आज सासू माँ की आदत थी कि वो कोई भी सामान रखकर भूल जाती थी और उसके बाद घर में हंगामा कर देती थी। पहले तक तो यही बोलती थी कि पता नहीं मेरा सामान कहाँ कहाँ रख देते हो, लेकिन आज एक 100 रुपए की कोई औकात नहीं होती। उसके पीछे अपनी ही बहू पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। और ससुर जी ने भी इस चीज में अपनी पत्नी को समझाने की जगह उनका साथ दिया। हुआ यूं कि आज मौसी सास घर पर आई थी, उनके साथ उनकी बहू भी थी। तो रिवाज के अनुसार मौसी की बहू ने सासू माँ के हाथ में 100 रुपए रखे और उनके पैर दबाए। उसके बाद सब लोग बातचीत करने बैठ गए। 2-3 घंटे रुककर मौसी अपनी बहू के साथ रवाना हो गई। शाम को बाहर चाट वाला आया तो रितु ने सासू माँ से पैसे मांगे। आलस के मारे सासू माँ अपने कमरे तक नहीं गई, बल्कि वही वो 100 रुपए का नोट ढूंढने लगी जो मौसी सास की बहू देकर गई थी। अब सासू माँ ने पूरे हॉल में सामान इधर उधर कर दिया, पर 100 का नोट मिला ही नहीं। प्रवीण भी घर आ चुका था, देखा तो पूरा हॉल बिखरा पड़ा था। क्या हुआ माँ, क्या ढूंढ रही हो। अरे तेरी मौसी आई थी तो उनकी बहू ने मुझे 100 रुपए का नोट दिया था, पता नहीं कहाँ चला गया। तभी ससुर जी ने कहा, अरे शाम को तो वर्षा ने आज झाड़ू भी लगा दी, अब हॉल में कहाँ 100 का नोट होगा। अब सासू माँ के शक की सुई सीधे वर्षा की तरफ। ऐसे में काम करती हुई वर्षा को बाहर बुलाया गया। क्या हुआ माँ जी, मेरा 100 का नोट कहाँ है। जी कौन सा 100 का नोट, वही जो तूने चुराया है। सुनकर वर्षा सकते में आ गई। मैंने कौन सा नोट चुराया है, और भला मैं ऐसा क्यों करने लगी। आज तक इस घर में कोई चीज इधर से उधर नहीं हुई, तेरे आने के बाद ही नोट गुमा है, तो इसका मतलब क्या समझे हम। और वैसे भी शाम को हॉल की सफाई तूने ही की थी। ये क्या कह रही है आप, भला एक 100 रुपए की नोट की क्या औकात जिसे मैं चुराने लगी। जिसकी नीयत खराब होती है वो कुछ भी कर सकता है। तुम तो 100 रुपए की बात कर रही हो, लोग तो 5-10 रुपए भी चुरा लेते हैं। अब की बार ससुर जी ने कहा, देख बहू, तू मेरा 100 का नोट चुपचाप लौटा दे और माफी मांग ले, हम तुझे माफ कर देंगे। लेकिन अगर तूने माफी नहीं मांगी तो तेरे माता पिता को यही बुला लेंगे, फिर वो जवाब देंगे तेरी तरफ से। अब जब मैंने चोरी की ही नहीं तो मैं क्यों माफी मांगू। अब की बार वर्षा भी अड़ गई और अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे प्रवीण भी कमरे में आया और वर्षा को माफी मांगने के लिए कहने लगा। लेकिन आज वर्षा जी पक्का करके बैठी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो ऐसी किसी गलती के लिए माफी नहीं मांगेगी जो उसने की ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद में देवर रमेश भी घर आया तो देखा माँ आंसू बहा रही है और पिताजी प्रवीण भी माँ के साथ ही बैठे हुए थे। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी चोरनी बहू मेरे पल्ले पड़ी है। क्या हुआ माँ, बताओ तो सही।
तब माँ ने रोते रोते सारा किस्सा रमेश को कह सुनाया। सुनकर रमेश भी सकते में आ गया। कैसी बात कर रही हो माँ? आप ऐसे कैसे भाभी पर इल्जाम लगा सकती हो? तू क्यों तेरी भाभी का पक्ष ले रहा है? अरे चोरनी है एक नंबर की। आज तक इस घर का सामान इधर से उधर नहीं हुआ और इसने आते ही अपना रंग दिखा दिया। बस करो माँ, जो भी मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो। तुम्हें खुद तो कुछ याद रहता नहीं है, ऊपर से दूसरों पर इल्जाम लगाए जा रही हो। मौसी के सामने वो 100 रुपए का नोट तुमने मेरे हाथ में ही तो रखा था जब मैंने आपसे बस के लिए किराया मांगा था। सुनते ही सब लोग हैरान रह गए। प्रवीण हैरानी से अपने माता पिता को देखने लगा। अब बेटे से किस तरह नजरें मिलाए, तो सासू माँ अपने मगरमच्छी आंसुओं को लेकर अपनी नजरें नीचे कर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे ससुर जी भी चलते बने, लेकिन दोनों में से किसी एक बंदे से भी ऐसा नहीं हुआ कि उठकर वर्षा से तो माफी मांग ले। प्रवीण उठकर वर्षा के पास कमरे में गया और उसने अपने किए पर शर्मिंदा होते हुए वर्षा से माफी मांग ली। हाँ, इस वाकये के बाद इतना तो है कि प्रवीण एकदम से अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं करता। पहले वर्षा को भी सुनता है, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचता है। लेकिन एक टीस हमेशा वर्षा के मन में रह गई कि अपनी माँ के भुलक्कड़ स्वभाव को जानने के बावजूद भी प्रवीण ने उस पर विश्वास नहीं किया।